टेक फेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी को पता लग चुका होगा कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं और ये भी आपको पता होगा कि इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए जो एग्जामिनर हैं, जो फैकल्टी हैं, बाहर से किसी दूसरे कॉलेज से आप कॉलेज में आते हैं। जब से ये शेड्यूल आया है एग्जाम का तो कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए कुछ वीडियो अपलोड कर दीजिए सर। तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैं एक छोटी सी वीडियो लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ। प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रोसीजर क्या होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लैब कौन सी है। अलग अलग लैब के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आपका जो प्रोसीजर हो सकता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैकेनिकल वर्कशॉप लैब की, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट्स के लिए होती है। कुछ स्टूडेंट्स इसको मैकेनिकल वर्कशॉप को फर्स्ट सेमेस्टर में करते हैं, कुछ सेकंड सेमेस्टर में करते हैं। तो इस मैकेनिकल वर्कशॉप में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर सीरीज के बाद एग्जामिनर के सभी क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली कर पाएंगे। अगर हम बात करें कि मैकेनिकल वर्कशॉप लैब के मार्क्स कितने होते हैं, तो यहाँ पर मार्क्स का वेटेज काफी हाई होता है। आपको इस लैब से 100 मार्क्स मिलते हैं। 100 में 50 इंटरनल होते हैं और 50 एक्सटर्नल होते हैं, राइट। तो काफी अच्छा वेटेज है यहाँ पर मार्क्स का। अगर हम मैकेनिकल वर्कशॉप के सिलेबस की बात करें तो हमारे लैब के अंदर बहुत सारे शॉप्स हैं जिसके अंदर हम डिफरेंट टूल्स की स्टडी करते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस की स्टडी करते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम अलग अलग शॉप में करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहली शॉप आती है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज मशीन शॉप। उसके बाद वेल्डिंग शॉप है, कारपेंटरी शॉप है, फिटिंग शॉप है, सीएनसी है, मोल्डिंग एंड कास्टिंग है। आज इस वीडियो में हम छोटी सी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज मशीन शॉप के अंदर लेथ मशीन की, ठीक है, कि लेथ मशीन से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपने लैब में ये लेथ मशीन स्टडी करी होगी तो आपने देखा होगा कि लेथ मशीन, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि लेथ मशीन के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। दूसरा, आप लेथ मशीन पे कौन सी जॉब बनाते हैं और उस जॉब पर आप कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, है ना। इस तरह की जॉब आपने कुछ बनाई होगी, है ना। तो इस जॉब में आपने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए, जैसे यहाँ पर होता है फेसिंग होता है, चैम्फरिंग होता है, टर्निंग होता है, थ्रेडिंग होता है, ग्रोविंग होता है, टेपर टर्निंग होता है, नर्लिंग होता है। ये सारे ऑपरेशंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप इजीली क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ जो भी एग्जामिनर आपसे पूछें। मशीनिंग इज बेसिकली मेटल रिमूवल प्रोसेस। जब हम मेटल को काट के, मेटल को रिमूव करके डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑब्टेन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मशीनिंग प्रोसेस। अब मशीनिंग के लिए, मशीनिंग करने के लिए, मेटल को काटने के लिए, मेटल को रिमूव करने के लिए बहुत सारे मशीन टूल अपने पास हो सकते हैं। जैसे मिलिंग मशीन हो गया, शेपर हो गया, प्लेनर हो गया, लेथ मशीन हो गई। तो यहाँ पर अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो हम लेथ मशीन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो मेटल को काटेंगे, मेटल को जो रिमूव करेंगे, वो किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लेथ मशीन, है ना। इस मशीन टूल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा कि मेटल कटता कैसे है, मेटल यहाँ पर कटेगा कैसे। तो ध्यान रखना, कोई भी मशीन टूल हो, मेटल एक तो आपके पास रॉ मटेरियल होगा जो वर्कपीस है, जिसको हम जॉब बोल रहे हैं, वर्कपीस हो गया आपका। दूसरी चीज, अब इसको काटना है तो इसको काटने के लिए क्या चाहिए आपको? एक कटिंग टूल चाहिए। क्या चाहिए आपको? एक कटिंग टूल चाहिए। तो यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? ये कटिंग टूल लगा हुआ है। ये टूल पोस्ट है, बताऊंगा अभी इसके बारे में। ये टूल पोस्ट है। टूल पोस्ट में क्या लगा रहता है? कटिंग टूल लगा रहता है। तो यहाँ पर ये वर्कपीस क्या करेगा? रोटेट करता रहेगा और ये टूल आएगा इसे कॉन्टेक्ट में तो मेटल कटना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मेटल कब कटेगा? मेटल कब कटता है? जब वर्कपीस और कटिंग टूल का आपस में रिलेटिव मोशन होता है तो मेटल कटना स्टार्ट हो जाता है। जैसा आपके पास एक खीरा है ना, ये आपके पास एक खीरा है तो खीरा तो हो गया आपका क्या? जॉब, है ना, वर्कपीस हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। दूसरा, उसको काटने के लिए क्या चाहिए आपको? नाइफ चाहिए, चाकू चाहिए। तो चाकू क्या हो गया वहां पर? यहाँ पर कटिंग टूल हो गया। तो अब खीरा और चाकू से आपने क्या करना है? खीरे को छीलना है, उसके जो पीस बनाने हैं। तो क्या होगा? जो चाकू होगा, है ना, नाइफ होगा, उसे कांटेक्ट में आना जरूरी है। जब इसके कांटेक्ट में आएगा और चाकू और खीरे के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। तो क्या हो जाएगा? खीरा छिल जाएगा या खीरे के आप पीस कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो वर्कपीस है ये रोटेट करता रहेगा, कटिंग टूल से कांटेक्ट में आएगा, आपस में क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। लेथ मशीन की हेल्प से हम क्या करेंगे? वर्कपीस के और कटिंग टूल के बीच में हम एक रिलेटिव मोशन कराएंगे और मेटल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, मेटल कटना स्टार्ट हो जाएगा और हम डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑब्टेन कर सकते हैं। किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट को हम लेथ मशीन पर रिपेयर कर सकते हैं, उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। चलिए, तो अब यहां पर आप देख चुके हैं जो वर्कपीस है वो क्या करेगा? क्योंकि जो वर्कपीस है वो यहां पर चक में लगा हुआ है, चक रोटेट कर रहा है तो वर्कपीस क्या करेगा? रोटेट करेगा। अब ये जो वर्कपीस होता है, जो वर्कपीस रोटेट कर रहा है, इसकी जो एक्सिस है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अबाउट वर्कपीस रोटेट कर रहा होता है उस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। वर्कपीस की जो रोटेशन की एक्सिस है, राइट।
अब ये कटिंग टूल देखो यहाँ पे जरा, ये जो कटिंग टूल है अब इसके कांटेक्ट में आएगा ये। देखिए ये तो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता रहेगा, वर्कपीस हमेशा क्या करेगा, रोटेट करेगा, लेकिन जो टूल होता है लेथ मशीन के ऊपर वो कभी भी रोटेट नहीं करता है। हम यहाँ पर टूल को फीड देते हैं। टूल को क्या, जैसे खीरा होता है, खीरे को हमने होल्ड कर लिया, ये चाकू हो गया, चाकू को हम क्या लाएंगे, इसके कांटेक्ट में लाएंगे, तो चाकू को हम यहाँ कह रहे हैं फीड दे रहे हैं। चाकू को हम कभी छील रहे हैं, जैसे ये तो हो गया खीरा, आपका खीरा हो गया, ये चाकू हो गया, तो चाकू से हम छीलना होगा तो ऐसे चलाएंगे। इस एक्सिस के अलोंग भी चला सकते हैं हम यहाँ पर कटिंग टूल को। अगर हमको खीरे के पीस करने होंगे तो ऐसे भी चलाना पड़ेगा चाकू को। तो ये कटिंग टूल है यहाँ पे, तो कटिंग टूल को हम इसके लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के पैरेलल भी चला सकते हैं। देखो अभी देख रहे हैं आप, ये जो टूल है हमारा वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है इस लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के, यानी कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अलोंग। या फिर हम जरूरत के हिसाब से हम टूल को ऐसे भी चला सकते हैं। अब देखिए ये टूल ऐसे चल रहा है लाइक दिस, है ना, इस एक्सिस के क्रॉस डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो और दूसरा चीज अगर हम इससे चलाना चाहते हैं, यहां पर आप देखिए ये कंपाउंड रेस्ट है, अभी दिखाऊंगा इसको मैं आपको। यहां पर देखिए जरा, ये अगर हम इसको चलाएंगे तो जो टूल है वो इस बार ना तो इस एक्सिस के पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है, ये किसी एंगल से चल रहा है। तो यहां पर हम जब टेपर टर्निंग करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे, यहाँ पे कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड स्लाइड का यूज करेंगे। तो एक तरह से हम जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल को हम तीन तरह से फीड कर सकते हैं। एक तो इस एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये वाली, उसको हम लॉन्गिट्यूडल फीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूडल फीड बोलते हैं। या टूल को हम ऐसे चला सकते हैं इस एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर क्रॉस डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस फीड कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस फीड। अब ना तो लॉन्गिट्यूडल है और ना ही वो परपेंडिकुलर है, क्रॉस डायरेक्शन में एक एंगल से मूव करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एंगुलर फीड। तो तीन तरह की फीड होती है लेथ मशीन के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल फीड, क्रॉस फीड और एंगुलर फीड। ठीक है, अब ये फीड देने के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर टूल को फीड करने के लिए, यहाँ पर हम जो यूज करेंगे इसका नाम है कैरेज। ठीक है, ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको दिखाओ जरा, पूरे पार्ट्स को ऐसे करके, ये पूरा दिखाई दे रहा है अभी। ये जो पार्ट हम मूव कर रहे हैं इसको बोलते हैं कैरेज। क्या बोलते हैं इसको हम? कैरेज। क्या बोलेंगे इसको? कैरेज। अब ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैरेज के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ कैरेज। ये जो कैरेज आप देख रहे हैं इसके 4 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर जो पार्ट लगा हुआ है दिस इज नोन एज टूल पोस्ट। कैरेज का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है टॉप में, उसको बोलते हैं टूल पोस्ट। और टूल पोस्ट में क्या लगा रहता है? टूल लगा रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टूल कहां पे होल्ड होता है, तो टूल जो है वो टूल पोस्ट में होल्ड होता है। वर्कपीस कहां पे होल्ड होता है? वो चक में होल्ड होता है। चक इज यूज्ड टू होल्ड द वर्कपीस, टूल पोस्ट इज यूज्ड टू होल्ड द कटिंग टूल। कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए यहां पर टूल पोस्ट होता है, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए यहां पर चक होता है। ठीक है, तो ये कैरेज का सबसे ऊपर वाला पार्ट मैंने बताया टूल पोस्ट, जो कि टूल को होल्ड करेगा। इसके जो ये वाला जो पार्ट होता है टूल पोस्ट के बाद वाला, ये होता है हमारा कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड स्लाइड। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यूज क्या है, जब आपको टूल को किसी एंगल पे मूव कराना होगा। जब आप टूल को किसी एंगल से मूव कराते हैं तो आप कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड स्लाइड का यूज करते हैं इस तरह से। दूसरा 2 पार्ट हो गए, पहला कटिंग टूल पोस्ट, दूसरा यहाँ पर कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड स्लाइड हो गया। इसके बाद जब टूल को आप ऐसे मूव कराना होता है क्रॉस फीड के लिए, तो आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट है ये मूव कर रहा है, इस वाले हैंडल से हम इसको मूव करा सकते हैं, व्हील लगा होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका क्रॉस स्लाइड। क्रॉस फीड देने के लिए हम क्रॉस स्लाइड का यूज करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे निचले वाला पार्ट है कैरेज का, उसको बोलते हैं सैडल। सैडल का काम होता है जब आपको टूल को लॉन्गिट्यूडनल फीड देनी होती है, ऐसे टूल को मूव कराना होता है, तो वहां पर हम सैडल का यूज करते हैं। तो इस तरह से देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ कैरेज, वन इज टूल पोस्ट, देन कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड स्लाइड, उसके बाद क्रॉस स्लाइड, उसके बाद सैडल। 4 पार्ट्स याद हो गए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट हो गए हमारे कैरेज के। ओके, उसके बाद आप यहां पर देखेंगे, एक बार इधर दिखाओ जरा, देखिए जब आप यहाँ पर थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा अभी। ये ऑपरेशन कौन सा है? ये है थ्रेडिंग ऑपरेशन, है ना। जैसे आपने नट बोल्ट में देखा होगा थ्रेड्स कटे होते हैं, तो यहाँ पर जब थ्रेडिंग ऑपरेशन करते हैं तो उस जगह हम उसके थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इस रॉड को यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीड स्क्रू। लीड स्क्रू हम इसको बोलते हैं। बाकी जितने भी ऑपरेशन हैं जैसे चैम्फरिंग हो गया, टर्निंग हो गया, टेपर टर्निंग हो गया, है ना, उसके लिए हम यूज करते हैं नीचे, जहां पर ये वाली जो रॉड है ना, फीड रॉड इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फीड रॉड। तो यहाँ पर 2 रॉड होती हैं, एक लीड स्क्रू हम बोलते हैं, दूसरे को हम फीड रॉड बोलते हैं। एक पर थ्रेड्स कटे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और निचले वाली रॉड पर थ्रेड्स नहीं कटे होते हैं। तो थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो हम लीड स्क्रू यूज करेंगे, अदरवाइज हम फीड रॉड का यहाँ पर यूज करते हैं।
दूसरी चीज, हाँ उधर से बनाना है ना, एक बार इधर और दिखा दीजिए, है ना। तो जैसे कि आप इधर से भी देख सकते हैं इस वाले व्यू से, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ये कैरेज था आपका, है ना। कैरेज के कितने पार्ट्स बताए थे, अगर आपको याद हो गए हो। एक टूल पोस्ट होता है, उसके बाद कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड स्लाइड होता है, एक क्रॉस स्लाइड होता है। क्रॉस स्लाइड को हम इससे चलाते हैं, है ना। देखो क्रॉस डायरेक्शन चल रहा है कि नहीं, क्रॉस डायरेक्शन में चल रहा है। और ये सैडल होता है, ये ऐसे हम इसको चला सकते हैं इस व्हील से, और ये कंपाउंड रेस्ट हम इसे चला सकते हैं। इस तरह से आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशंस जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं। अब आप उधर से आ जाओ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखिए जो कंपोनेंट है इसका, जो ये देखिए बड़ा सा जो कंपोनेंट है ये पूरा, है ना, ये होता है बेड। लेथ मशीन का ये क्या है, बेड है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बेड है लेथ मशीन का, ये किस मेटल का बना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो बेड होता है लेथ मशीन का, दैट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन, दैट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। याद रखना, लेथ मशीन का जो बेड है इसको बनाया जाता है कास्ट आयरन का। अब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन तो पूछ लिया आपसे किस मेटल का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है बेड, व्हाई इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन की 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आप याद रखेंगे कि भाई कास्ट आयरन की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो बेड है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। आप समझिए जरा, यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सब बेड के ऊपर है। अब ये कंपोनेंट्स बेड के ऊपर है, तो बेड के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएंगे, ये कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, यस और नो। इसको दबाने की कोशिश करेंगे बेड को, बिकॉज कास्ट आयरन हैज अ गुड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन। कंप्रेशन में इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कास्ट आयरन की ज्यादा होती है, इसलिए कास्ट आयरन का बनाया जाता है, नंबर 1। सेकंड वन, यहाँ पर जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, रिलेटिव मोशन में होते हैं। जब मशीन के कंपोनेंट्स रिलेटिव मोशन में होते हैं तो वहां पर होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, हीट जनरेट हो जाती है। अगर हम कास्ट आयरन का बनाते हैं इस बेड को, तो कास्ट आयरन के अंदर सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है ना। जैसे कि हम बाहर से क्या करते हैं, यहाँ पर ऑयल अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि कास्ट आयरन के अंदर सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, इसलिए भी कास्ट आयरन का हम बेड को बनाते हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जब रिलेटिव मोशन होंगे तो वाइब्रेशंस होंगे, और कास्ट आयरन वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कास्ट आयरन की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से लेथ मशीन का बेड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। नंबर 1 कि भाई जो कास्ट आयरन है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। नंबर 2, कास्ट आयरन की जो सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज के अंदर होती है। और नंबर 3, ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद हम ये मैंने आपको बताया दिया, हेड स्टॉक हो गया, टेल स्टॉक इधर हो गया, ये आपका चक हो गया। इसके बाद मैंने बताया पूरा कैरेज हो गया, टूल पोस्ट, कैरेज का ऊपर वाला पार्ट हो गया टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट, क्रॉस स्लाइड एंड सैडल। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे लेग्स हैं, जहां पर ये फाउंडेशन में लगी हुई है लेथ मशीन की, ये 2 लेग्स होती है। सो दीज आर दी मेन कंपोनेंट्स, मेन पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। ये लेथ मशीन के मैंने आपको मेन पार्ट्स बता दिए जो कि आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि कौन कौन से लेथ मशीन के पार्ट्स होते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा कि आपने जो जॉब बनाई है उस जॉब पे आपने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये फाइनल जॉब बनी हुई है, एक बार यहाँ पर दिखा दीजिए, है ना, ये दिखना चाहिए बस, अब है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, ये इस तरह का बताया मैंने आपको, जो वर्कपीस मिला था लाइक दिस। तो इस वर्कपीस में आप एक पर्टिकुलर लेंथ तक अगर डायमीटर कम कर देते हैं, यहां से लेकर के मान लीजिए इसका डायमीटर है 10 mm, आपने इसका 8 mm करना है यहां से लेकर के यहां तक। थ्रू आउट द लेंथ अगर आपने डायमीटर कम कर दिया, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से, यहां पे देखिए इसका डायमीटर हमने क्या कर दिया, यहां से यहां तक कम किया, फिर इसके बाद यहां से यहां तक कम किया। इसको बोलते हैं हम टर्निंग। क्या बोलते हैं इसको? टर्निंग या प्लेन टर्निंग। डायमीटर हमने इस यहां से लेकर के यहां तक क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहां पर डायमीटर क्या है, कांस्टेंट है। जब डायमीटर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द लेंथ, तो उसको हम प्लेन टर्निंग या टर्निंग के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है यहां पर टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग मतलब यहां पर आप देखिए, यहां से लेकर के यहां तक जो डायमीटर है वो चेंज हो रहा है, ग्रेजुअली डायमीटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसको बोला जाता है टेपर टर्निंग। क्या बोलते हैं इसको? टेपर टर्निंग। ये तो हो गया टर्निंग, डायमीटर कांस्टेंट है। ये हो गया टेपर टर्निंग, डायमीटर चेंज हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए अभी क्या है कि फेसिंग नहीं हो रखी है इसकी। हम क्या करेंगे, यहाँ से मेटल रिमूव कर देंगे इसकी फेस से, तो उसको बोलते हैं हम फेसिंग, है ना। क्या बोलेंगे इसको हम? फेसिंग। यहाँ
पर देखिए हमने फेसिंग कर दी है इसकी, इधर भी क्या कर दी है इसकी फेसिंग कर दी है। तो ये हो गया आपका फेसिंग ऑपरेशन, ये हो गया आपका टर्निंग, ये हो गया टेपर टर्निंग। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ना ये कॉर्नर्स, यहाँ पर क्या होता है जो एजेस है इसकी शार्प होती हैं, तो शार्प एजेस को रिमूव करने के लिए यहाँ से ना शार्प एजेस को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं चैम्फरिंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? चैम्फरिंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर क्या करा हुआ है, यहाँ पर चैम्फरिंग करी हुई है। शार्प एजेस को रिमूव करने के लिए हम कभी भी कंपोनेंट्स के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, शार्प एजेस नहीं होने चाहिए। तो शार्प एजेस को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड चैम्फरिंग। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज थ्रेडिंग, है ना, यहाँ पर क्या थ्रेड्स कटे हुए हैं जैसे नट बोल्ट में होते हैं, उस तरह से इसको बोला जाता है थ्रेड ऑपरेशन। मैंने बताया थ्रेडिंग जब करते हैं तो हम लीड स्क्रू का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए पर्टिकुलर जगह पे यहाँ पर क्या हो गया, डायमीटर कम हो गया है। यहाँ पर जब डायमीटर कम हो गया पर्टिकुलर लोकेशन पे, यहाँ पे डायमीटर कम हो गया, यहाँ पे डायमीटर कम हो गया, यहाँ पे डायमीटर, इस ऑपरेशन को बोलते हैं हम ग्रूविंग। क्या बोलते हैं? ग्रूविंग, या फिर इसको नेकिंग के नाम से भी जानते हैं। जब डायमीटर क्या होता है पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या होता है, कम होता है, तो उसको बोलते हैं नेकिंग ऑपरेशन। क्या बोलेंगे इसको? नेकिंग। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन, यहाँ पर देखें क्रिस क्रॉस पैटर्न बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं नर्लिंग ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? नर्लिंग ऑपरेशन बोलते हैं। नर्लिंग ऑपरेशन के लिए यहाँ पर हम एक टूल चेंज करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टूल को हटा देंगे, दूसरा टूल लगाएंगे। यहाँ पे दिखाना जरा, है ना, जब हमको ये वाला ऑपरेशन करना होगा, नर्लिंग क्रिस क्रॉस पैटर्न बनाना होगा, तो हम यहाँ पर इस टूल को हटा देंगे और एक दूसरा टूल होता है जिसमें 2 व्हील लगे होते हैं, यहाँ पर उस टूल को लगाएंगे, नर्लिंग टूल को, जिससे हमारा क्या होगा, नर्लिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर में आपसे ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई नर्लिंग ऑपरेशन क्यों परफॉर्म करते हैं। तो नर्लिंग ऑपरेशन हम इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि वहां पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ग्रिपिंग पावर एनहांस हो जाए, है ना। जैसा आपने एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं, जिम की रॉड होती है, तो जब आप जहां पर जिम की रॉड को होल्ड करते हो जहां से, तो वहां पर इस तरह का क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है, वहां पर ग्रिपिंग पावर उसकी इंप्रूव हो जाती है। तो व्हाई नर्लिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म? नर्लिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म टू एनहेंस द ग्रिपिंग पावर। ग्रिपिंग पावर को एनहेंस करने के लिए हम नर्लिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस थे, एक बार फिर से देख लीजिए। ये हो गया फेसिंग आपका, ये हो गया चैम्फरिंग, ये हो गया आपका टर्निंग, प्लेन टर्निंग, ये थ्रेडिंग हो गया आपका, उसके बाद ग्रूविंग, उसके बाद टेपर टर्निंग, अगेन ग्रूविंग, फिर उसके बाद नर्लिंग है, उसके बाद अगेन ग्रूविंग है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो लेथ मशीन पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एक पार्टिंग भी आता है। भैया आपने टूल को चलाया, यहाँ पे टूल को रखा इस तरह से, यहाँ पे दिखाओ, और इस टूल को आपने क्या कर दिया आगे की तरफ, यहाँ पर ये वर्कपीस घूम रहा होगा इस तरह से, यहाँ पे ये वर्कपीस यहाँ पर रोटेट करता रहेगा और टूल को आपने ऐसे मूव कराते जाओ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, पार्टिंग ऑफ हो जाएगा। ये जो वर्कपीस है 2 पार्ट में क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं पार्टिंग ऑफ। ड्रिलिंग, बोरिंग और रिमिंग ऑपरेशंस भी हम लेथ मशीन पर परफॉर्म कर सकते हैं। ड्रिलिंग का मतलब होता है कि वर्कपीस के अंदर एक होल क्रिएट करना। जब हम न्यू होल क्रिएट करते हैं, न्यू होल फॉर्म करते हैं किसी वर्कपीस के अंदर, देन इट इज नोन एज ड्रिलिंग। ठीक है, अब उस होल को एनलार्ज अगर करना होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग बोरिंग, है ना। ड्रिलिंग का मतलब है न्यू होल क्रिएट करना, न्यू होल को फॉर्म करना। उस होल को जब हम एनलार्ज करते हैं, उसका डायमीटर बढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बोरिंग, है ना, दैट इज कॉल्ड बोरिंग। अब उसकी अंदर से उसकी अगर फिनिशिंग करनी होगी तो हम बोलते हैं उस ऑपरेशन को रिमिंग, है ना। रिमिंग ऑपरेशन फिनिशिंग ऑपरेशन होता है। कंक्लूड कर देता हूं, ड्रिलिंग का मतलब है न्यू होल क्रिएट करना, बोरिंग का मतलब उस होल को एनलार्ज करना, और रिमिंग का मतलब होता है उसको होल को जो है अंदर से फिनिश करना। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, जो हम लेथ मशीन पे परफॉर्म करते हैं। इस तरह से हमने आपको बताया कि लेथ मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई ये हेड स्ट्रोक होता है, ये टेल स्ट्रोक होता है, यहाँ पर एक चक होता है, चक में वर्कपीस है, वर्कपीस रोटेट करता रहता है। इस वर्कपीस की जो आरपीएम है, चक के आरपीएम को कम या ज्यादा करने के लिए यहाँ पर गियर मैकेनिज्म होता है, मोटर लगी होती है, आप इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर ये आपका होता है पूरा कैरेज होता है, जिसकी हेल्प से हम टूल को फीड देते हैं। वर्कपीस के कांटेक्ट में टूल आता है और मेटल जो है कटना स्टार्ट हो जाता है। कैरेज के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम टूल पोस्ट के नाम से जानते हैं, और इस टूल पोस्ट का काम होता है टूल को होल्ड कर। टूल पोस्ट इज यूज्ड टू होल्ड द कटिंग टूल एंड चक इज यूज्ड टू होल्ड द वर्कपीस। उसके बाद टूल पोस्ट के बाद आता है यहाँ पर कंपाउंड रेस्ट, कंपाउंड स्लाइड, जिससे हम एंगुलर फीड देते हैं। उसके बाद इसके नीचे आता है क्रॉस स्लाइड, जिससे हम क्रॉस फीड देते हैं टूल को। देन उसके बाद आता है सैडल, सैडल से हम लॉन्गिट्यूडल फीड देते हैं। उसके बाद आप देखते हैं बेड है ना, ये बेड है, बेड के ऊपर सारे कंपोनेंट्स ये रखे होते हैं, है ना। बेड जो है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कास्ट आयरन का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इसके अंदर सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ये वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद नीचे लेग्स हैं, एक लीड स्क्रू यहाँ पर लगी हुई है, एक फीड रॉड यहाँ पर लगी हुई है। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पर कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है जो आपने चक यूज किया था उसके अंदर कितने जॉ थे, कौन सा चक आपने यूज किया था, तो आप आंसर करेंगे 3 जॉ चक या 4 जॉ चक, जो भी आपने यूज किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मशीन पे लगा हुआ है 4 जॉ चक, 1 2 3 4, देयर आर 4 जॉ, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 4 जॉ चक। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ जॉ कितने होंगे, 3 होंगे, तो उसको हम बोलेंगे 3 जॉ चक। 3 जॉ चक को हम यूनिवर्सल चक के नाम से भी जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 जॉ चक, एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पर तो ये 4 जॉ थे, है ना, 1 2 3 4 जॉ हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस मशीन पे 3 जॉ है ना। यहाँ पर आप देखें इस मशीन को अगर आप देखेंगे 1 2 3, यहाँ पर केवल 3 जॉ हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं 3 जॉ चक। तो आपने जिस मशीन पर काम किया है या तो वो 3 जॉ चक रहा होगा या 4 जॉ चक रहा होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इतना ही था, इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए। यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं लेथ मशीन के। इसी तरह से हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वेल्डिंग शॉप। इसी तरह से टॉपिक वाइज हम डिस्कस करते जाएंगे और आपको जो है आप इजीली, मुझे पूरी उम्मीद है इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा है, ध्यान से समझने की कोशिश की है, तो आप एग्जामिनर के हर एक क्वेश्चन आंसर इजीली कर पाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।